हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में हम लोग एवीएफओ एग्ज़ाम 2023 के क्वेश्चन पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे कि उसके संभावित उत्तर कौन कौन से हैं। क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। इसके साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर के एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग कटअप के बारे में भी बात करेंगे कि जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी में कितने नंबर आ रहे हैं आपके, जहां तक आप सेफ हैं और इतने नंबर आने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एवीएफओ एग्ज़ाम 2023 का क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है जो सेट ए का है। इसके अलावा अगर आपके पास सेट बी, सी अगर दूसरा सेट है तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर मिला लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, द कॉमन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन इन पोल्ट्री। पोल्ट्री में दवा देने का सबसे कॉमन मेथड या सबसे कॉमन रूट कौन सा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ओरल दिया हुआ है, सबकट दिया हुआ है, आईवी दिया है और ऑल ऑफ दी एबव दिया है। तो जनरली देखा जाता है जो पोल्ट्री होते हैं उसमें ओरल रूट से ज़्यादा मेडिसिन दिया जाता है, ओरल रूट के थ्रू ज़्यादातर मेडिसिन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि विच ऑफ द दीज आर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द दीज आर बोन बाई प्रोडक्ट ऑफ एनिमल। जो एनिमल के बोन होता है उससे कौन कौन से बाई प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं या कौन कौन से बाई प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे जिलेटिन, ग्लू, बोन मील, ऑल ऑफ दी एबव दिया है। सबसे पहले अगर हम लोग जिलेटिन की बात करें तो जिलेटिन जब बोन को उबाला जाता है तो उससे जिलेटिन प्राप्त होता है और उस जिलेटिन का उपयोग जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल के कवर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे बहुत सारे कैप्सूल्स होते हैं वो जिलेटिन के बने होते हैं, उसका जो आउटर लेयर होता है, जैसे बिकासूल्स वगैरह हो गया, आपने देखा होगा। इसके अलावा अगर हम लोग ग्लू की बात करें तो ग्लू भी जो होता है वो बोन से प्राप्त होता है। इसका उपयोग जनरली क्या होता है, गम जैसे जो गोंद होता है। इसके अलावा एडहेसिव जैसे कि चिपकाने के लिए जो उपयोग करते हैं तो वो सब में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट होता है बोन मिल। जो बोन मिल होता है उसका उपयोग लाइव स्टॉक के फीड में, मिनरल सप्लीमेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जिलेटिन, ग्लू एंड बोन मिल सभी क्या होते हैं, बोन से प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एक्टोपैरासाइटिसाइड्स। निम्न में से किस दवा का उपयोग एक्टोपैरासाइट्स जैसे कि टीक हो गया, लाइस हो गया, माइट्स हो गया, इस सब को हटाने के लिए किया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका एंड्रोसिन। एंड्रोसिन जो होता है एंड्रोफ्लोक्सासिन होता है जो एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट है आपका साइपरमेथ्रिन एक एक्टोपैरासाइटिसाइड है जिसका उपयोग जो बाह्य परजीवी होते हैं जैसे टिक्स हो गया, लाइस हो गया, ये सबको हटाने के लिए किया जाता है। जो पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक है जिसका उपयोग फीवर, पेन के लिए किया जाता है। नॉर्मल सलाइन सभी को पता है, NH, जिसमें 0.9% आपका NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइपरमेथ्रिन एक एक्टोपैरासाइटिसाइड्स ड्रग्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज डन बाई। मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है, ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, बोथ ऑफ अबव, नन ऑफ अबव। तो आपने पढ़ा होगा जो मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन करते हैं वो जनरली ऑटोक्लेव के द्वारा करते हैं। ऑटोक्लेव क्या होता है, ऑटोक्लेव स्टीम अंडर प्रेशर सिद्धांत पर कार्य करता है और इसका जो टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 15 LBS, 15 पाउंड प्रेशर और 15 मिनट के लिए। और इसमें जो ऑटोक्लेव के द्वारा जो जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सर्जिकल पैक्स होते हैं, उसको स्टरलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव का उपयोग किया जाता है। हॉट एयर ओवन की बात करें तो यह ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का मेथड है जिसमें जितने भी आपके ग्लासवेयर होते हैं, ग्लासवेयर को हॉट एयर ओवन के द्वारा स्टरलाइज किया जाता है और इसमें टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए होता है। 1 घंटे के लिए इसको अप्लाई करते हैं तो जितने भी आपके ग्लासवेयर होते हैं वो स्टरलाइज हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोक्लेव मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SPC स्टैंडर्ड प्लेट काउंट फॉर मिल्क के लिए एक स्टैंडर्ड प्लेट काउंट एक टेक्निक होता है जिसका उपयोग करते हैं। SPC का उपयोग जनरली क्या करते हैं, मिल्क में टोटल नंबर ऑफ वाइएबल बैक्टीरिया होते हैं उसके एस्टिमेशन के लिए SPC यानी कि स्टैंडर्ड प्लेट काउंट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि एवरेज ऑफ नंबर कॉलोनी, जहाँ पे n दिया है, n यानी कि एवरेज ऑफ नंबर कॉलोनी होते हैं उनके मान के बराबर होता है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं, 28,
250, 340 एंड 450। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो नंबर ऑफ कॉलोनी होते हैं 250 होते हैं। रॉ मिल्क का जो स्टैंडर्ड प्लेट काउंट होता है वो जनरली 2 लाख से कम होता है। 2 लाख से कम होता है तभी हम उसको बोलते हैं कि जो वो मिल्क है वो वेरी गुड है, वेरी गुड मिल्क है। अगर उसका स्टैंडर्ड प्लेट काउंट 2 लाख से कम आता है तो वेरी गुड मिल्क है। और अगर वो पास्चुराइज मिल्क है तो उसका जो स्टैंडर्ड प्लेट काउंट है वो 30,000 से कम होना चाहिए, 30,000 से कम होना चाहिए, तब उसको वेरी गुड मिल्क माना जाता है। तो इसका जो स्टैंडर्ड प्लेट काउंट होता है उसमें जो एवरेज नंबर ऑफ कॉलोनी होते हैं वो 250 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए सिंगल सीट पेपर ऑफ कंटेनिंग प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन ऑन द टॉपिक नॉलेज। यानी एक सिंगल सीट पेपर है, उसमें कोई प्रारंभिक जानकारी लिखी हुई है तो उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन लीफलेट, फोल्डर, पोस्टर या पम्फलेट। यहाँ पे अगर हम लोग लीफलेट की बात करें, लीफलेट को फ्लायर भी बोला जाता है, लीफलेट को फ्लायर भी बोला जाता है, जो सिंगल सेट पेपर होता है जिसमें कि आपके प्रारंभिक जानकारियाँ लिखी हुई रहती हैं। फोल्डर, तो फोल्डर क्या होता है? फोल्डर एक सिंगल पीस पेपर होता है जिसको एक से दो बार फोल्ड करके बनाया जाता है, तो उसको फोल्डर बोला जाता है। पोस्टर, पोस्टर क्या होता है? पोस्टर एक नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड, आपने पढ़ा होगा ऑडियो विजुअल एड, तो उसमें नॉन प्रोजेक्टेड जो विजुअल एड होता है उसका एग्जांपल है पोस्टर, जिसमें ABC रूल होता है। ABC रूल होता है, ए यानी कि एट्रैक्टिव होना चाहिए, बी यानी कि ब्रीफ में होना चाहिए और सी यानी क्लियर होना चाहिए, तो इसमें ABC रूल होता है। नेक्स्ट होता है आपका पाम्पलेट। पाम्पलेट क्या होता है? पाम्पलेट में 2 से लेकर के 12 यानी 2 to 12 पेज होते हैं, तो उसको पाम्पलेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट शुड बी टाइम एंड टेम्परेचर कॉम्बिनेशन फॉर थाविंग। जब AI किया जाता है तो उस दौरान थाविंग टेम्परेचर क्या होता है? तो थाविंग क्या होता है? जो फ्रोजन सीमेंट होता है, जमा हुआ जो सीमेंट होता है उसको लिक्विफाइड करना, फ्रोजन सीमेंट को लिक्विफाइड करना थाविंग कहलाता है। और अगर हम लोग थाविंग के लिए टेम्परेचर की बात करें तो थाविंग टेम्परेचर कितना होता है? 37 to 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है फॉर 30 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैरेक्स डिसीज वैक्सीन इज़ गिवन एट द एज ऑफ। जो मैरेक्स डिसीज़ का वैक्सीन होता है पोल्ट चिक्स में, उसको कौन से एज में दिया जाता है? तो उसको डे ओल्ड जो चिक्स होते हैं, डे ओल्ड चिक्स में मैरेक्स डिसीज़ का वैक्सीन दिया जाता है। कितना दिया जाता है? तो इसको 0.2 ml सबकट दिया जाता है एट नेक में। जो चिक्स का नेक रीजन होता है वहाँ पे 0.2 ml सबकट मैरेक्स डिसीज़ का वैक्सीन दिया जाता है। उसके बाद अगर हम 12 डेज़ की बात करें तो 12 डेज़ में आपका IBD का दिया जाता है, IBD या उसी को गम्बूरो भी बोला जाता है। IBD या गम्बूरो का दिया जाता है 14 डेज़ में। 21 डेज़ में आपका जो RDV होता है, रानीखेत डिसीज़ वैक्सीन का लासोटा स्ट्रेन दिया जाता है, लासोटा दिया जाता है। अगर हम लोग 5वें वीक की बात करें तो 5वें सप्ताह के दौरान फाउल पॉक्स का वैक्सीन दिया जाता है। और 8 वीक में आपका जो R2B होता है, R2B का वैक्सीन दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डे ओल्ड चिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हार्मोन रेगुलेट वाटर रीएब्जर्वेशन इन डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट एडेड बाय द ऑस्मो रिसेप्टर लोकेशन इन इंटीरियर हाइपोथैलेमिक रीजन ऑफ द ब्रेन। तो यहाँ पे हार्मोन रेगुलेट वाटर रीएब्जर्वेशन, तो वाटर रीएब्जर्वेशन को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? तो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन ADH जो होता है, जिसको वेसोप्रेसिन या फिर पिट्रेसिन भी बोला जाता है, तो उसको वाटर रेगुलेटिंग हार्मोन भी बोला जाता है ADH को। ADH जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से स्रावित होता है, पोस्टीरियर लोब से स्रावित होता है। और इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन को पिट्रेसिन या फिर वेसोप्रेसिन भी बोला जाता है। बाकी ऑप्शन की बात करें तो इंसुलिन आप लोग को पता है कि जो पेंक्रियाज होता है, पेंक्रियाज के आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के जो बीटा सेल्स होता है, बीटा सेल्स द्वारा स्रावित होता है, जो क्या करता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करता है, यानी ग्लूकोज लेवल को घटाता है। इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, जैसे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह जिसको बोला जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से ये भी स्रावित होता है, जिसको कि मिल्क लेट डाउन हार्मोन बोला जाता है ऑक्सीटोसिन को। एड्रीनलिन जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको कि वाटर रेगुलेटिंग हार्मोन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंटीकोगुलेंट यूज फॉर
ब्लड स्टडी ऑफ ब्लड सेल्स मॉर्फोलॉजी। तो ब्लड सेल्स मॉर्फोलॉजी के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? EDTA, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी के लिए उपयोग किया जाता है। बाकी जो सोडियम साइट्रेट है, सोडियम साइट्रेट का उपयोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान किया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान सोडियम साइट्रेट का उपयोग किया जाता है। बोरिक एसिड आपको पता है, बोरिक एसिड मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए उपयोग किया जाता है। और कैल्शियम सल्फेट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? EDTA। नेक्स्ट है आपका द एपिटाइट ऑफ एनिमल ड्यूरिंग अर्ली लैक्टेशन इल्ड। क्या होता है? दूध उत्पादन काल के शुरुआती दिनों में पशु का भूख कम हो जाता है, वो खाना पीना कम कर देती है। तो इसका राइट आंसर B हो जाएगा। कितना कम करती है? तो जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे ही उनमें दूध उत्पादन शुरू होने वाला रहता है, लैक्टेशन चालू होने वाला रहता है, तो 2 से 3 kg पर डे दूध उत्पादन, नहीं 2 से 3 kg पर डे क्या होता है? फीड इनटेक कम हो जाता है, चारा वो लेना कम कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, एक्सटेंशन इज एजुकेशन। हाँ, यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्सटेंशन एजुकेशन है वो किस प्रकार का एजुकेशन है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन इनफॉर्मल एजुकेशन है और आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन A एंड B बोथ। ये जो फॉर्मल एजुकेशन होता है ये स्कूल एजुकेशन होता है, जो आपको स्कूल और कॉलेजेस में दी जाती है, उसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग। यहाँ पे एग का पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पूछ रहा है 2022 की स्थिति में। तो 2022 की स्थिति में 95 एग पर एनम है, यानी कि पर व्यक्ति की उपलब्धता 95 अंडे की है। अगर हम लोग ICMR की बात करें तो ICMR का कहना है कि आपको एक साल में कम से कम 182 एग खाना चाहिए, परंतु यहाँ पे इतनी उपलब्ध ना होकर केवल 95 एग ही उपलब्ध है। और अगर हम लोग सबसे ज़्यादा पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एग का पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है आंध्र प्रदेश में। वहाँ पे आप देखेंगे कि 501 एग पर ईयर पर व्यक्ति को वहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है अगले बार कि सबसे ज़्यादा पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कहाँ है, तो वहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 95 एग पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुपरवाकिन इज ड्रग ऑफ चॉइस। जो बुपरवाकिन होता है वो कौन सी बीमारी के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये सभी को पता है, थैलेरियोसिस के लिए उपयोग किया जाता है। जो बुपरवाकिन होता है बुटालेक्स के नाम से आता है, जिसको 2.5 mg पर kg बॉडी वेट के अनुसार कैटल में दिया जाता है। तो थैलेरियोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगा? बुपरवाकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखेंगे कि इन आर्टिफिशियल ब्रूडर टेम्परेचर एंड फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट पर चिक ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक के दौरान चिक्स को कितने टेम्परेचर चाहिए रहता है? तो हम लोग ब्रूडिंग की बात करें, ब्रूडिंग मैनेजमेंट में हमने देखा था फर्स्ट वीक के चिक्स रहते हैं उसको 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चाहिए रहता है। उसके बाद जैसे ही प्रत्येक सप्ताह क्या होता है 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होते जाता है। तो फर्स्ट सप्ताह के दौरान उसको 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चाहिए और 100 से 120 स्क्वायर इंच सेंटीमीटर का उसको फ्लोर स्पेस चाहिए। सेकेंड वीक की बात करें तो सेकेंड वीक में आपका क्या बोलते हैं कि सेकेंड वीक में आपका 90 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चाहिए रहता है, यानी 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है और 250 से 300 स्क्वायर सेंटीमीटर फ्लोर स्पेस चाहिए रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 100 to 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राशन इज़ द टर्म ऑफ फूड ऑफर टू। यहाँ पे डायरेक्ट आपका डेफिनेशन से क्वेश्चन आ गया है कि 24 घंटे के अंतराल में पशुओं को दिया जाने वाला जो खाद्य पदार्थ होता है उसको राशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एग्स इन इंक्यूबेटर शुड बी केप्ट आइडियली। जो आपका इंक्यूबेटर्स होता है, इंक्यूबेटर्स में एग को कौन से पोजीशन में रखा जाता है? तो देखिए इंक्यूबेटर्स में 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो आपका सेटर होता है और एक हैचर होता है। तो यहाँ पे ना सेटर का पूछा है ना हैचर का पूछा है, लेकिन क्या होता है जैसे जो सेटर की बात करें तो सेटर में क्या होता है जो अंडे का ब्रॉड एंड जो होता है जहाँ पे आपका एयर सेल वगैरह पाए जाते हैं तो उसको ऊपर रखा जाता है सेटर में। इन केस ऑफ हैचर की बात करें, अगर हम लोग हैचर की बात करें तो हैचर में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एग को रखा जाता है। अब देखते हैं इसका राइट आंसर व्यापम क्या लेता है। तो इसका राइट आंसर ब्रॉडर एंड अप होना चाहिए जहाँ तक मेरे को लगता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द गेस्टेशन पीरियड। हाँ, यहाँ पे डायरेक्ट गर्भावस्था कितने दिन का होता है वो पूछा गया है। इन केस ऑफ काउ, याद रखिएगा काउ के केस में, तो काउ के केस में कितना होता है? काउ के केस में होता है 282 डेज, यानी कि 282
या फिर इसको रेंज में मान सकते हैं 280 से लेकर 285 दिन का, यानी कि 9 कितना होता है 9 महीने 9 दिन का होता है काऊ के केस में। अगर हम लोग बफेलो के केस में बात करें तो बफेलो के केस में 10 महीने 10 दिन 310 दिन होता है। अगर हम लोग इन केस ऑफ हॉर्स मेयर की बात करें तो मेयर में 341 दिन का होता है, तो रेंज में 340 से 350। अगर हम लोग कैमल की बात करें तो कैमल में 390 डेज़ का होता है, जिसके एवरेज में 390 टू 400 डेज़ मान सकते हैं। तो काऊ में कितना होता है 9 महीने 9 दिन, यानी 280 से लेके 285 दिन का होता है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मीट इज पुअर सोर्स ऑफ विच विटामिन। देखिए जितने भी मीट हो गए, एग हो गए और मिल्क हो गए, उसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी होता है बहुत ही ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है, ट्रेस अमाउंट में या फिर अपसेंट के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी मिल्क, याद रखिएगा, मिल्क, मीट और एग तीनों में बहुत ही कम मात्रा में या फिर अपसेंट के बराबर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर थैलेसेमिया। हाँ, यहाँ पे वो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुपरवाकिन, जो बुटालेक्स के नाम से आता है, जिसको बताया था मैंने 2.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से कैटल में दिया जाता है। और बाकी अगर हम लोग ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की बात करें तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसके बाद जो बेरिनिल होता है, बेरिनिल किस में देते हैं इन केस ऑफ बेबेशियोसिस में बेरिनिल का उपयोग किया जाता है, जिसमें डाइमिनाजिन एसीच्यूरेट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा थैलेडियोसिस के लिए बुपरवाकिन बुटालेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपका मॉइस्चर परसेंटेज इन ऑल चिकन फीड। यहाँ पे जितने भी मान के चलिए चिकन फीड होते हैं तो उसमें कितना मॉइस्चर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी 11%। जो आपका BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसके अनुसार जो चिकन का फीड होता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट 10 से लेकर 11% तक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे पूछ रहा है कि बाई प्रोडक्ट ऑफ सीरियल इंडस्ट्री टर्म। सीरियल इंडस्ट्री, यहाँ पे इसको याद रखिएगा, सीरियल यानी क्या होता है अनाज कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका धान हो गया, गेहूं हो गया, तो ये सब क्या होते हैं अनाज के अंतर्गत आते हैं। तो इससे क्या प्राप्त होता है, इसे याद रखिएगा ब्रान जिसको कि चोकर बोलते हैं, चोकर प्राप्त होता है। तो सीरियल इंडस्ट्री से ब्रान प्राप्त होता है बाई प्रोडक्ट के रूप में। एक है चुनिस जो होता है पल्सेस, जितने भी पल्सेस होते हैं यानी कि जो दालें होती है, दाल से हमें चुनी प्राप्त होता है, उसको चुनी बोला जाता है। मोलासेस जैसे कि आपका शुगर केन हो गया, शुगर केन से उसको मोलासेस निकाला जाता है, और मोलासेस निकालने के बाद जो फाइबर बचता है उसको बगास बोला जाता है। तो यहाँ पे सीरियल इंडस्ट्री से कौन सा मिलता है हम लोग को बाई प्रोडक्ट, ब्रान, चोकर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन इज नोन एज। हाँ, यहाँ पे भी आपका डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन आ गया है। तो क्या होता है, जो उंड होता है, उंड क्या होता है, स्किन में किसी भी प्रकार की डिसकंटिन्यूटी या ब्रेकेज होती है तो उसको उंड बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो बर्न है, बर्न क्या होता है, अगर हम लोग हॉट फायर या फ्लेम से जलते हैं तो उसको बर्न बोला जाता है। फिस्टुला आपको पता है, फिस्टुला क्या होता है, फिस्टुला में 2 ओपनिंग होते हैं उंड में, तो उसको फिस्टुला बोला जाता है। स्काल्ड क्या है, लिक्विड या फिर ऑयल तेल, यानी कि जितने भी लिक्विड मटेरियल होते हैं या फिर ऑयल होता है उससे अगर जलते हैं तो उसको स्काल्ड बोला जाता है। या फिर आप स्टीम यानी कि भाप से भी जलेंगे तो उसको स्काल्ड बोला जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्किन में किसी भी प्रकार की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको उंड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज़ द फाइटिंग बर्ड्स। हाँ, यहाँ पे भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। हाँ, सभी जानते हैं फाइटिंग बर्ड या फिर इंडियन गेम के लिए किसका उपयोग किया जाता है, असील कहाँ की ब्रीड है। अगर हम लोग इसके ओरिजिन की बात करें तो ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश की ब्रीड है असील को उसके मैजेस्टिक, ग्रेट और एक्सीलेंट फाइटिंग पर्पस के लिए जाना जाता है, फाइटिंग क्वालिटी के लिए असील को जाना जाता है। एक ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है आपका कड़कनाथ। तो कड़कनाथ कहाँ की ब्रीड है, झाबुआ एंड धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश की ब्रीड है, जिसको कि याद रखिएगा काला मासी भी कहा जाता है।
चिटागोंग कहाँ की ब्रीड है? चिटागोंग आपका मेघालय और त्रिपुरा की ब्रीड है। चिटागोंग को मलय भी बोला जाता है, मलय, MALAY, मलय। इसके बाद RIR की बात करें, रोड आइसलैंड रेड। RIR की बात करें तो RIR कहाँ की? RIR जो है वो एक अमेरिकन ब्रीड है। RIR अमेरिकन ब्रीड है। और और जितने भी अमेरिकन ब्रीड होते हैं वो डुअल पर्पस ब्रीड होते हैं। डुअल पर्पस ब्रीड यानी कि उसको अंडा के लिए भी पाला जाता है और मांस के लिए भी पाला जाता है। तो यहाँ पे फाइटिंग बर्ड्स कौन सा है? असील। छत्तीसगढ़ में कहाँ ज़्यादातर पाया जाता है? आपके जो बस्तर एरिया होते हैं, बस्तर एरिया साइड असील ज़्यादा मिलते हैं, जिसको फाइटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल आर कैरिड आउट। जो जानवरों का उपचार होता है कहाँ किया जाता है? तो वेटनरी हॉस्पिटल में जानवरों का उपचार किया जाता है। मेडिकल स्टोर में क्या होता है? आपके जितने भी मेडिसिन होते हैं उपलब्ध होते हैं। ह्यूमन मेडिकल कॉलेज में आपका मेडिकल से रिलेटेड क्या होता है? पढ़ाई होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेटनरी हॉस्पिटल एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका प्राथमिक उपचार से लेकर सर्जरी तक किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ एनिमल डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। यहाँ पे पूछ रहा है कि मृत्यु का कारण पता लगाने के लिए जो पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो सिंपल सा वर्ड है, उसको नेक्रोप्सी बोला जाता है। नेक्रोप्सी क्या होता है? डेड एनिमल से सैंपल कलेक्ट करना नेक्रोप्सी कहलाता है। इन केस ऑफ ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन के केस में उसको ऑटोप्सी बोला जाता है। बायोप्सी क्या होता है? जो लाइव एनिमल होता है, लाइव एनिमल से अगर हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उसको बायोप्सी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्रोप्सी वह टेक्निक होता है जिसको पोस्टमार्टम बोला जाता है, जिसको मृत्यु का कारण का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट ऑफ बफेलो इन % ऑफ इट्स बॉडी वेट। तो इन केस ऑफ अगर हम लोग देखें, सबसे फर्स्ट में देखते हैं जेबू कैटल है या फिर इंडिजिनस कैटल है, तो उसको 2 से लेकर 2.5 kg पर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से ड्राई मैटर दिया जाता है। इन केस ऑफ बफेलो या फिर क्रॉस ब्रीड की बात करें तो उसको 2.5 से लेकर 3 kg पर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से ड्राई मैटर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बफेलो के केस में 3%, उसके बॉडी वेट का 3% उसको ड्राई मैटर दिया जाता है। सीप गोट की बात करें तो सीप गोट में उसके बॉडी वेट का 4% दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोस्टमार्टम इज नॉट डन व्हेन सिम्टम ऑफ विच डिसीज आर सीन। हाँ, यहाँ पे भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी होती है जिसमें पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, तो उसका राइट आंसर होता है एंथ्रेक्स के केस में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया होता है जिसको कि बैसिलस एंथ्रेसिस बोला जाता है। बैसिलस एंथ्रेसिस जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव और स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया का जो स्पोर होता है कई वर्षों तक जीवित रहता है, इसीलिए एंथ्रेक्स के केस में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। और इसको एंथ्रेक्स का अगर बीमारी हो गया है किसी एनिमल को तो उसको डिस्पोज करने का बेस्ट मेथड है इंसिनरेशन, यानी कि उसको सीधे जला दिया जाता है। तो एंथ्रेक्स के केस में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। एंटेराइटिस क्या होता है? जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन को एंटेराइटिस बोला जाता है। पैराट्यूबरकुलोसिस जॉन्स डिसीज को बोला जाता है। मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी से होता है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए इसका राइट आंसर एंथ्रेक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्कीम वाज लॉन्च टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिग्रेडेड कैटल। जो डिग्रेडेड कैटल होते हैं उसकी समस्या को हल करने के लिए कौन सा योजना चलाया गया था? तो उसको गो सदन योजना चलाया गया था। गो सदन योजना क्या है? गो सदन योजना की शुरुआत फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स में की गई थी, जिसके अंतर्गत डिग्रेडेड कैटल को बचाने के लिए योजना चलाया गया था। बाकी जो गौशाला है, गौशाला एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे जितने भी प्रोडक्टिव एनिमल होते हैं, जैसे आपका काऊ हो गया, ये सबको रखा जाता है, तो उसको गौशाला बोला जाता है। पिंजरा पोल एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे नॉन प्रोडक्टिव एनिमल को रखा जाता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गो सदन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन शुड बी नॉट परफॉर्म। यहाँ पे भी आपका वही डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि कौन से ऐसा बीमारी होता है जिसमें पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, तो मैंने अभी बताया था, इन केस ऑफ एंथ्रेक्स के केस में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, जो बैसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है। एच पास्चुरेला मल्टोप्सिडा के कारण होता है। ब्रुसोलिसिस जो होता है ब्रुसेला एबॉर्टस या ब्रुसेला मिलिटेंसिस के कारण होता है। बीक्यू जो होता है वो क्लोस्ट्रीडियम चिवोई के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर एंथ्रेक्स हो जाएगा, जिसमें पोस्टमार्टम नहीं किया जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फाइबर डाईमीटर। यहाँ पे आपका जो वूल होता है, ऊन होता है, उसका डायरेक्ट डाईमीटर को पूछा है कितना होता है। तो उसका जो डाईमीटर होता है 17 से लेके 18 माइक्रोन तक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 से 20। जो अच्छे क्वालिटी का ऊन होता है उसका जो डाईमीटर होता है वो 17 से 20 माइक्रोन तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टॉपिकल एंटीसेप्टिक इज इरिटेटिंग नेचर। हाँ, यहाँ पे पूछ रहा है जो ऐसा कौन सा एंटीसेप्टिक होता है निम्न में से जो कि जलन करता है, लगाने से जलन करता है। तो यहाँ पे देखेंगे पोविडोन आयोडीन, टिंचर आयोडीन, क्लोरहेक्सिडिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया है। ये सभी एंटीसेप्टिक के एग्जाम्पल हैं, लेकिन इसमें से जो टिंचर आयोडीन होता है, टिंचर आयोडीन क्या होता है, इरिटेटिंग नेचर का होता है, जिसको लगाने से जलन करता है। बाकी क्लोरहेक्सिडिन जैसे कि आपने देखा होगा सेवलॉन क्लोरहेक्सिडिन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, तो ये सब उतना जलन करते हैं बट उतना नहीं करते। तो इसे जो टिंचर आयोडीन होता है वो ज़्यादा इरिटेटिंग नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रोअर हाउस इज यूज टू कीप द बर्ड बिटवीन। ग्रोअर हाउस में कितने एज के चिक्स को रखा जाता है। तो ग्रोअर हाउस में जनरली हमने देखा था कि 9 से लेके जो 18 सप्ताह के जो होते हैं बर्ड्स उनको रखा जाता है। बाकी 19 से लेके 72 सप्ताह आपको पता है कि जो लेयर होती है, लेयर 21 वीक के बाद अंडा देना प्रारंभ कर देती है, तो उसको लेयर हाउस में रखा जाता है। अप टू 72 वीक्स तक वो अंडा देती हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन आपका हो सकता है कि जो लेयर होता है कितने दिन में अंडा देना प्रारंभ करती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 21 सप्ताह। लेकिन यहाँ पे ग्रोअर हाउस पूछा है, तो ग्रोअर हाउस में 9 से जो 18 सप्ताह के बर्ड्स होते हैं उनको रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रीनिश ग्लेराइन कलर ऑफ आई। यहाँ पे पूछ रहा है अगर रात के समय हम लोग देखेंगे तो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके आँख चमकते रहते हैं। क्यों चमकते हैं, तो उनके आँख में एक टेपेक्टम ल्यूसिडियम लेयर पाया जाता है। उसी के कारण जैसे ही उनमें लाइट पड़ता है तो लाइट्स को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके कारण उनका आँख चमकने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेपेक्टम ल्यूसिडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच ईयर राष्ट्रीय गोकुल मिशन वाज स्टार्टेड। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत हुई थी जुलाई 2014 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जुलाई 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन्फ्लामेटरी ट्रैक्ट हैविंग सिंगल ओपनिंग। सूजन का ऐसा कौन सा तंत्र होता है जिसमें कि सिंगल ओपनिंग पाया जाता है। तो हमने पढ़ा था सिंगल ओपनिंग साइनस में पाया जाता है। इन केस ऑफ साइनस में सिंगल ओपनिंग पाया जाता है। फिस्टुला की बात करें तो फिस्टुला में दो ओपनिंग होते हैं, एक आपका बॉडी सरफेस में होता है और एक अंदर तक ऑर्गन में होता है। तो इससे क्या होता है, जितने भी ऑर्गन के कंटेंट होते हैं वो बाहर आते रहते हैं। इन केस ऑफ साइनस जैसे कि इन केस ऑफ एब्सिस की बात करें तो एब्सिस में सिंगल ओपनिंग होता है ऊपर साइड, जिसमें पस बाहर आते रहता है, तो उसको साइनस बोला जाता है। ऊंड आपको पता है स्किन में डिसकंटिन्यूटी या ब्रेकेज को ऊंड कहते हैं। ट्यूमर क्या होता है, टिश्यूज में अनकंट्रोल ग्रोथ होता है, उसको ट्यूमर बोला जाता है, ट्यूमर या नियोप्लाज्म। ये जो ट्यूमर होता है दो प्रकार का होता है, एक बेनाइन ट्यूमर होता है जो लोकलाइज्ड होता है जिसको ठीक किया जा सकता है, और एक मैलिग्नेंट होता है, जिसको कि कैंसर बोला जाता है, जो घातक होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सिंगल ओपनिंग पूछ रहा है तो सिंगल ओपनिंग साइनस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एक्ट ऑफ मेटिंग इन मेयर। यहाँ पे मेयर में एक्ट ऑफ मेटिंग पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर कवरिंग हो जाएगा। इन केस ऑफ अगर हम लोग कैटल, बफेलो और गोट की बात करें तो कैटल, बफेलो और गोट में क्या बोलते हैं, उसको सर्विंग बोला जाता है। इन केस ऑफ कपलिंग, पिग की बात करें, पिग में एक्ट ऑफ मेटिंग होता है, उसको कपलिंग बोला जाता है। और टपिंग किस में बोला जाता है, इन केस ऑफ सीप में एक्ट ऑफ मेटिंग को टपिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कवरिंग इन केस ऑफ मेयर एक्ट ऑफ मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेस्ट विले स्मॉल वाइट वेराइटी ऑफ। यहाँ पे पूछ रहा है जो वेस्ट विले होता है वो किसकी वेराइटी है, किसकी नस्ल है। तो वेस्ट विले हमने पढ़ा था टर्की की ब्रीड है, टर्की जो होता है उसकी ब्रीड है। इसके अलावा आपका ब्रॉड ब्रिस्टेड ब्रोंज होता है, ब्रॉड ब्रिस्टेड वाइट होता है, और आपका वेस्ट विले स्मॉल वाइट, ये सब टर्की के ब्रीड होते हैं। और डक की ब्रीड आपको पता है, खाकी कैम्पबेल हो गया, इंडियन रनर हो गया, मस्कूवी डक हो गया, ये सब डक के ब्रीड होते हैं। अगर हम लोग क्वेल्स की बात करें तो क्वेल्स के कौन कौन से ब्रीड हैं, क्वेल्स के आपको पता है जैसे कि जापानीज क्वेल्स हो गया, इसके अलावा ब्लैक ब्रिस्टेड क्वेल्स हो गया,
ये सब क्वेल्स के ब्रीड हैं। तो टर्की के ब्रीड है बेस्ट विले स्मॉल वाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेम्परेचर ऑफ, यहाँ पे डायरेक्ट आपका जो Ln2 होता है, लिक्विड नाइट्रोजन होता है, उसका टेम्परेचर पूछ रहा है। तो उसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम। हाँ, यहाँ पे पूछ रहा है जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है इन केस ऑफ फीमेल, वो कहाँ से स्रावित होता है। तो जो ओवेरी होता है, ओवेरी के कार्पस ल्यूटियम द्वारा आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। इन केस ऑफ एस्ट्रोजन की बात करें, जो एस्ट्रोजन होता है वो आपका ओवेरी के द्वारा वो भी सीक्रेट होता है, बट वो ग्राफियन फॉलिकल्स के द्वारा स्रावित होता है। और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होता है, जिसको कि प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, इसका एक डेफिनेशन है। देखिए, डेफिनेशन में हमने क्या, एक बोर इफेक्ट होता है। बोर इफेक्ट में हमने पढ़ा था ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पृथक्करण वक्र। तो इसका राइट आंसर बोर इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन एग। यहाँ पे डायरेक्ट चिकन एग का इंक्यूबेशन पीरियड पूछ रहा है। तो चिकन एग का इंक्यूबेशन पीरियड जनरली 21 डेज का होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 to 21 डेज। इन केस ऑफ अगर यहाँ पे क्वेल्स की बात करता तो क्वेल्स में 70 डेज 17 दिन का होता है। इन केस ऑफ टर्की और डक के केस में 28 डेज का होता है। यहाँ पे चिकन पूछा है तो चिकन का 21 डेज, 20 to 21 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज़ द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है पहले तो जान लेते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन आपका मिल्क प्रोडक्शन या फिर डेयरी से रिलेटेड है। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर कौन है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन है जिसको मिल्क मैन ऑफ इंडिया, जिसको इंडिया का मिल्क मैन भी बोला जाता है। इसके बात करें तो नॉर्मस्ट अर्नेस्ट बोरलग है, किसके हैं वर्ल्ड में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड में, तो फादर हैं नॉर्मस्ट अर्नेस्ट बोरलग। MS स्वामीनाथन इन केस ऑफ इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं। प्रोफेसर हीरालाल चौधरी ब्लू रिवॉल्यूशन के फादर हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन, अब ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है आपका फिश प्रोडक्शन से। तो यहाँ पे व्हाइट रिवॉल्यूशन डेयरी या मिल्क प्रोडक्शन का पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन हे मेकिंग मॉइस्चर परसेंट रिड्यूस टू लेस देन। यहाँ पे हे में कितना मॉइस्चर होता है। हे में होता है आपका 10 से लेके 15% तक मॉइस्चर होना चाहिए, यानी 15% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इससे मिलता जुलता क्या है ऑप्शन बी। हे में मॉइस्चर 14% या फिर 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द हाउस ऑफ पिग इज नोन एज। जो सुकर का घर होता है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको स्टाई बोला जाता है। स्टाई, जो सुकर का घर होता है उसको स्टाई बोलते हैं। यहाँ पे हिंदी में दे भी दिया गया है सुकर खाना। बाकी केनल क्या होता है, जो डॉग का हाउस होता है, डॉग के हाउस को केनल बोला जाता है। पेन किसको बोला जाता है, जो शीप गोट का हाउस होता है उसको पेन बोला जाता है। बाकी बार्न किसको बोला जाता है, जो कैटल बफेलो के हाउस होते हैं उसको बार्न बोला जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टाई। इन केस ऑफ पिग हाउस को स्टाई बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच फोडर इज प्रीफर्ड फॉर साइलेज मेकिंग। साइलेज मेकिंग के लिए कौन सा फोडर प्रीफर किया जाता है। तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन सी मेज जो होता है मक्का को साइलेज मेकिंग के लिए बेस्ट क्रॉप माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच स्कीम इज नॉन एज मदर ऑफ ऑल स्कीम। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी योजना है जिसको सभी योजना का मदर ऑफ ऑल स्कीम बोला जाता है। तो यहाँ पे जो की विलेज स्कीम होता है, की विलेज स्कीम ग्राम आधार योजना, उसको मदर ऑफ ऑल स्कीम बोला जाता है। जिसकी अगर हम लोग इसके योजना की शुरुआत की बात करें तो ये योजना हुआ था आपका अगस्त 1952 में। अगस्त 1952 में KVS यानी कि की विलेज स्कीम लॉन्च किया गया था, जिसको मदर ऑफ ऑल स्कीम बोला जाता है। इसके अंतर्गत की विलेज स्कीम के अंतर्गत अनवांटेड रिप्रोडक्शन को रोकने के लिए साथ ही साथ मास
कैस्ट्रेशन प्रोग्राम, मास कैस्ट्रेशन प्रोग्राम भी चलाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मास कैस्ट्रेशन प्रोग्राम कौन सी योजना में चलाया गया था, तो इसका की विलेज स्कीम इसका भी आंसर हो जाएगा। बाकी जो ICDP है, ICDP प्रोजेक्ट 1965 में लॉन्च किया गया था। ये मिल्क शेड या फिर डेयरी प्रोजेक्ट है, ICDP डेयरी प्रोजेक्ट है। बाकी आपका NADCP है जो लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। और ऑपरेशन फ्लड 1 जुलाई 1970 को लॉन्च किया गया था। और ये जो आपका ऑपरेशन फ्लड है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कौन सा है, तो ऑपरेशन फ्लड। तो यहाँ पे हम लोग को मदर ऑफ ऑल स्कीम पूछा गया है, तो की विलेज स्कीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द परमानेंट डेंटल फार्मूला। याद रखिएगा यहाँ पे परमानेंट डेंटल फार्मूला पूछा गया है। काऊ का परमानेंट डेंटल फार्मूला कितना होता है। सबसे पहले बात करें तो उसमें 32 टीथ पाए जाते हैं, 32 टीथ पाए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन केस ऑफ मेयर यानी कि घोड़ी में बात करें, हॉर्स में, तो 36 उसमें दांत पाए जाते हैं। इन केस ऑफ रूमिनेंट में 32 पाए जाते हैं, जितने भी रूमिनेंट्स होते हैं, जैसे कैटल, बफेलो, सीप, गोट हो गया। इसके बाद अगर हम लोग हॉर्स में बात करें, हॉर्स के केस में 40 होते हैं, हॉर्स के केस में आपका 40 दांत पाए जाते हैं। इन केस ऑफ कैमल के केस में आपका 34 दांत पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। मेयर में 36, रूमिनेंट्स जैसे कैटल, बफेलो, सीप, गोट 32, इन केस ऑफ हॉर्स में 40 और इन केस ऑफ कैमल में 34। तो यहाँ पे काऊ का पूछा गया है, तो काऊ का हो जाएगा ऑप्शन बी 32। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट ऑफ द वैक्सीन आर गिवन बाय विच रूट। यहाँ पे पूछा गया है वैक्सीन ज़्यादातर कौन से रूट में दिया जाता है। तो यहाँ पे वैक्सीन जो होता है, वैक्सीन को तो आपका IM भी दिया जाता है, इंट्रावेनस भी दिया जाता है, सबकट भी दिया जाता है। तो मोस्ट कॉमन रूट की बात करें तो मोस्ट कॉमन रूट होता है आपका सबकट रूट में ज़्यादातर दिया जाता है। जैसे कि जितने भी HS हो गए, BQ हो गए, एंथ्रेक्स हो गए, इसके अलावा आपका थैलेरोसिस का हो गया, PPR हो गया, गोट में इंटेरोटॉक्सिमिया हो गया, सीप पॉक्स, गोट पॉक्स, तो ये सबको सबका रूट में दिया जाता है। जैसे इंट्रामस्कुलर की बात करें तो इन केस ऑफ FMD की बात करें, FMD में हो गया, साथ ही साथ FMD प्लस HS प्लस BQ, इसका जो कंबाइंड वैक्सीन होता है उसको इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। एक इंट्रावेनस एक जो फाउल पॉक्स का वैक्सीन होता है, एक ऐसा वैक्सीन होता है जिसको IV रूट में दिया जाता है। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन रूट वैक्सीन का पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका सबक्यूटेनियस हो जाएगा। सबकट रूट में मोस्ट कॉमन वैक्सीन को दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सैंपल कलेक्टेड फॉर डायग्नोसिस एवियन इन्फ्लुएंजा ऑफ बर्ड फ्लू। जो बर्ड फ्लू होता है, इसका जो H5N1 स्ट्रेन होता है, इसको याद रखिएगा, हाईली पैथोजेनिक होता है, बहुत ही घातक होता है। तो अगर बर्ड फ्लू हो गया है बर्ड्स में, तो उसके लिए डायग्नोसिस के लिए कहाँ से सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो वहाँ उसके लिए नेजोफेरेंजियल जो स्वेब होता है, नेजोफेरेंजियल स्वेब या फिर जो आपका ट्रेकियल स्वेब होता है, ट्रेकिया से स्वेब लेते हैं। तो यहाँ पे सैंपल कलेक्ट करते हैं बर्ड फ्लू के लिए, ट्रेकियल स्वेब या फिर नेजोफेरेंजियल स्वेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेजोफेरेंजियल स्वेब। फीकल सैंपल नहीं किया जाता है कलेक्ट, टिश्यू सैंपल भी नहीं किया जाता है, ब्लड सैंपल भी नहीं किया जाता है। ब्लड सैंपल में जनरली इसके लिए सीरम का कलेक्शन किया जाता है, सीरम हो गया। इसके अलावा फीकल सैंपल नहीं किया जाता है, इसके लिए क्लोएकल सैंपल लिया जाता है। क्लोएकल सैंपल यानी कि उसमें स्वेब लिया जाता है, क्लोएकल स्वेब। इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल स्वेब होता है वो भी बर्ड फ्लू के लिए लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो नेजोफेरेंजियल स्वेब होता है या फिर ट्रेकियल स्वेब होता है, बर्ड फ्लू के लिए सैंपल कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अच्छा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अब सेकेंड पार्ट में चर्चा करेंगे। और सेकेंड पार्ट में आपका जितना भी कटअप है, कटअप के बारे में भी चर्चा करेंगे कि जनरल, SC, ST, OBC में कितना कटअप जाएगा और आपका कितना नंबर आ रहा है, उस हिसाब से पता चलेगा कि आपका उसमें सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं। तो कटअप के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे। थैंक यू।